हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड इलस्ट्रेट। कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है वो क्या होती है और आप उसको आपको समझाना है, कि उसको इलस्ट्रेट करना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, पहले समझिए कि जो पेप्टाइड लिंकेज है वो वास्तव में एक ऐसी बॉन्ड है या लिंकेज है जो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ती है। तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फाउंड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। अब देखिए, अमाइनो एसिड्स की पेप्टाइड लिंकेज को समझने के लिए आपको अमाइनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है वो समझना ज़रूरी है। हर अमाइनो एसिड के अंदर जो है हमारे पास एक COOH ग्रुप होता है जो कि एसिडिक है और दूसरा अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो जब भी दो अमाइनो एसिड पास में आते हैं, जैसा कि आप इस येलो बॉक्स में देख सकते हैं, तो पहले अंदर हमारे पास यहाँ पे देखिए एक अमाइनो एसिड है प्लस बीच में साइन है, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड है। तो इस पहले अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास COOH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। दूसरे अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है। तो पहले आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो नीचे येलो बॉक्स में नीचे की तरफ दिखाया गया है, जब दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक NH2 से जो है जो एक सेकेंड अमाइनो एसिड है उसका एक हमारे पास जो है वहाँ से एक H जो है वो बाहर निकल जाता है और COH का OH जो है वो बाहर निकल जाता है। तो एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड में से या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 में से H जो है, तो OH और H बाहर निकल जाते हैं और दो अमाइनो एसिड जो हैं वो CONH बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग जो है पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। सो पेप्टाइड लिंकेज को अगर हम जनरली सिंपल वर्ड में समझें तो वो होता है हमारे पास CONH लिंकेज। तो CONH लिंकेज तब बनती है दोनों के बीच में, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के दो फॉर्म्स हैं हमारे पास। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस जो है दैट लाइज एट कार्बन नंबर 1। तो हमारे पास क्या होता है, अगर कार्बन नंबर 1 पे आप देखेंगे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दोनों एनोमर्स कहलाते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म जो है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में अगर आप कार्बन नंबर 1 पे देखिए, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होगा तो वो अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, जैसा कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। और अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड द बीटा ग्लूकोज। सो अल्फा और बीटा जो है दो एनोमेरिक फॉर्म्स हैं ग्लूकोज के, जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशन क्या है वो डिसाइड करती है कि अल्फा कौन होगा, बीटा कौन होगा। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है तो अल्फा ग्लूकोज और अगर वो लेफ्ट साइड पे तो वो बीटा ग्लूकोज। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। आपसे पूछा है गिव एन एग्जांपल ईच फॉर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पहले भी आ चुका है, आपको अलग अलग फॉर्म से पूछा गया है। तो रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो सुक्रोज उसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो सुक्रोज जो है वो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट वगैरह नहीं देता है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये टेस्ट देते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए 24, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स जनरली, वाई आर कार्बोहाइड्रेट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस स्टूडेंट हम उन्हें कहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और कुछ वो जो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं उनको हम लीवोरोटेटरी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि या तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे या फिर लीवोरोटेटरी होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसके पीछे कारण क्या है? तो मेन कारण जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन का होना, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होगा? ऐसा कार्बन, अब कार्बन की आपको पता है वैलेंसी 4 होती है, तो अगर किसी भी कार्बन के अराउंड जो है चारों ग्रुप जो लगे हों वो डिफरेंट हो तो वो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली एसिमेट्रिक हो जाता है, और एसिमेट्री ही ऑप्टिकल एक्टिविटी को जन्म देती है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, कोई भी अगर कार्बन उसमें एसिमेट्रिक होगा, यानी ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स आपको लगे मिलें, तो वो बन जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन और वो शो करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या करते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन इनमें होता है और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा कॉमन सा है, हम इससे पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं।
नेम द 4 बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो 4 बेसिस डीएनए में कौन सी होती है और ऐसी कौन सी नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में नहीं होती है। तो डीएनए में देखिए 4 बेसिस कौन सी होती हैं। एडेनिन है हमारे पास, गुआनिन है, ये से करेक्शन कर लीजिएगा, एडेनिन गुआनिन के लिए जी शब्द आएगा, यहाँ पे सी आर लिखा गया बट मेक सम करेक्शन वही है, मेक इट जी। ओके, सो एडेनिन और गुआनिन जो कि प्यूरिन्स हैं और साइटोसिन और थाइमिन जो कि पायरिमिडीन्स हैं, ये आपको डीएनए में देखने को मिलती हैं। तो डीएनए में 4 बेसिस हैं, ए जी सी टी, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में भी 4 बेसिस होती हैं, लेकिन जो 4th बेस है वो यूरैसिल होती है, नॉट थाइमिन। थाइमिन एब्सेंट होती है आरएनए में और उसकी जगह क्या होता है, यूरैसिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन, नेम 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। तो आपको 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का नाम बताना है, उनके सोर्सेज यानी वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी आपको बताने हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बी है, विटामिन बी और विटामिन सी। बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन के कम्बिनेशंस हैं, B1 है, B2 है, B12 है, तो ये इसलिए हम इसको बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने B1 को लिया है और विटामिन सी को लिया है। तो विटामिन B1 हमारे पास इसके मुख्य सोर्स क्या है, यीस्ट है, इसको आप खमीर भी कह देते हैं, मिल्क है और वेजिटेबल्स हैं। तो इनके अंदर जो है ये काफ़ी सफिशेंट अमाउंट में मिलते हैं। और इसकी विटामिन B1 की कमी से जो डिजीज़ होती है वो हमारे पास है बेरी, नाम ध्यान रखिएगा। सो विटामिन B1 जो है वो यीस्ट, मिल्क और वेजिटेबल्स में मिलता है और उसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं बेरी। दूसरा हमारे पास है विटामिन सी, ये तो आपके लिए बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा। विटामिन सी जो है वो आमतौर पर सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें ये देखने को मिलता है और इसकी कमी से एक रोग होता है, इसको हम स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग गम्स, जहाँ आपके मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसी बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं और ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।